वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 1। एक खूबसूरत और आलीशान विला में एक खूबसूरत जवान लड़का अपनी मजबूत कमर पर टॉवल लपेटे बाथरूम में तेजी से बाहर निकला। उसकी खूबसूरत गहरी नीली आंखों में लाल डोरे की सी नसें तनी हुई थी। उसका लंबा चौड़ा शरीर अलग ही आशा बिखेर रहा था। वो किसी परी कथा के सुंदर राजकुमार जैसा था। डैम इट! उसने नीचे देखा और गुस्से से बड़बड़ाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त और गुस्से से भरे थे। उसने अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। पहली ही रिंग पर कॉल पिक होती उसने कहा, हर्षद, मेरे लिए एक वर्जिन लड़की ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, जल्द से जल्द। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद उसके असिस्टेंट की हैरानी और घबराहट भरी आवाज आई, सर, आप सच में ऐसा चाहते हैं? अपने असिस्टेंट के सवाल की वजह वह समझ चुका था। अपने काम में दिन रात बिजी रहने वाला बॉस अचानक आधी रात को किसी लड़की की डिमांड करेगा। हैरानी तो होनी ही थी उसे। उसने ना चाहते हुए भी उसे एक्सप्लेन किया, मैंने एक पार्टी में कुछ गलत पी लिया है, अब जल्दी करो। उसकी गहरी आवाज में बेचैनी साफ जारी हो रही थी। ठीक है सर, मैं करता हूँ। उसका असिस्टेंट उस कोल्ड वॉइस को सुनकर ही उसके चेहरे पर मौजूद भाव की कल्पना कर सकता था। फोन कर चुका था और वह लड़का बेचैनी में अपने बालों में हाथ घुमा रहा था। इस वक्त उस शख्स का शरीर किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसने अपने अंदर की बेचैनी को कम करने के लिए टेबल पर रखा ठंडे पानी का पूरा गिलास एक सांस में खाली कर दिया, लेकिन शायद उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसने एक सिगरेट निकाली और बालकनी की ओर चला गया। उस विला से कुछ दूर स्ट्रीट लाइट से चमचमाती सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लंबी पतली सी लड़की खड़ी थी। बदन से चिपका हुआ फ्लोरल गाउन पहने, अपने बगल में एक सन हेड संभाले हुए उस लड़के ने कंधे पर एक साइड से होते हुए कमर की दूसरी साइड तक एक बैग टांगा हुआ था। उसके हाथों में आधी तिरछी लकीरों से भरा एक मैप था, जिसे वे उसे पीली मध्यम रोशनी में बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही थी। वो लड़की एक ट्रिप पर थी। ये थी अनामिका। अनामिका गुजरात के एक अमीर और संपन्न परिवार से थी। इस वक्त वे रास्ता भटक गई थी, लेकिन उसके लिए उससे भी बुरा यह था कि उसका फोन भी डेड पड़ गया था और उसे अभी तक एक भी इंसान नजर नहीं आया था जिससे वे कोई मदद मांग सके। आसपास पसरे सन्नाटे को देखो, कितने देख देख जितनी घबराई हुई थी उतनी ही हैरान भी थी। वे बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इस वक्त ऐसी जगह पर है जहां आलीशान घर बने हैं, महंगे होटल्स और प्राइवेट विला है। उसकी इधर उधर बेचैनी से घूमती नजर मदद के लिए किसी को ढूंढ रही थी। उसके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ दूर और चलने के बाद सुनहरी रोशनी से नहाती कुछ दीवारें उसे नजर आने लगी। उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। वो अब बड़े से आलीशान विला के मेन गेट के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव तेर गए। वैसे तो ये विला बहुत आलीशान और हाई क्लास लग रहा था। उसे काफी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त अपने होटल लौटने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने कुछ सोचकर डोरबेल बजा दी। अगले कुछ ही सेकंड में दरवाजा एक आवाज के साथ खुल गया। उस आवाज ने जैसे उसका दिल भीतर तक कमा दिया था। दरवाजा अपने आप खुला। वहां उसके अलावा अभी भी कोई नहीं था। उसने कुछ देर इंतजार भी किया, ये जानने के लिए कि उस घर का मालिक दरवाजा खोलने के बाद बाहर आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी बाहर नहीं आया। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही दयालु नहीं लग रहा। ये हाउस ओनर अनामिका धीरे से बुदबुदाई। उसने एक कदम अंदर रखा। वो अब हॉल में खड़ी थी, शान और शौकत और चकाचौंध से भरा हॉल किसी पैलेस जैसा लग रहा था। अनामिका की हैरान नजर बहुत ध्यान से उधर उधर देख रही थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। हेलो, कोई है यहाँ? उसने पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये कैसे हो सकता था? लाइट्स ऑन थी और किसी ने उसके लिए दरवाजा भी खोला था, यानी उसे तो होगा, कोई तो होगा इस विला में। सामने सीढ़ियां थी। अनामिका ने एक एक सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सुनिए, कोई है क्या? कोई है यहाँ? वो मैं अनामिका कहते कहते रुक गई। वो इस वक्त एक बड़े से बेडरूम के बाहर खड़ी थी। उस कमरे की लाइट्स ऑन थी। अब उसे किसी के होने का पूरा एहसास हो रहा था। उसके माथे पर चिंता और घबराहट की लकीरें खिंच गई। वो पिछले आधे घंटे से रास्ता ढूंढ रही थी। अब रात भी हो चली थी। अगर उसे यहाँ भी कोई नहीं मिला बताने के लिए, तो आज की रात खुले आसमान के नीचे बितानी होगी। हेलो, इज एनीवन देयर? बेडरूम के आधे खुले दरवाजे के अंदर झांकते हुए उसने पूछा, और तभी अचानक किसी ने बहुत ताकत से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे कमरे में खींचना शुरू कर दिया। अगले ही पल कमरे की लाइट बंद हो गई। कौन हो तुम? ये तुम क्या कर रहे हो? अनामिका ने डर घर घबराते हुए पूछा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। शट अप! एक आदमी की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। तुमने लाइट क्यों बंद की? अनामिका की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। कहीं मैं किसी साइको के चंगुल में तो नहीं फंस गई? क्या वो अब उसे मारने वाला है? उसके मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। उस आदमी की कोल्ड वॉइस फिर से गूंजी। उसके बात करने का लहजा बहुत ही घटिया था, जैसे वो उससे कितनी नफरत करता हो। वह सोच रहा था कि इस लड़की को उसके असिस्टेंट ने भेजा है, जो फिर सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी करेगी। उस आदमी ने उसे उठाकर बेड पर फेंका तो वह डर से कांप गई। अगले ही पल उसका भारी भरकम शरीर अनामिका के ऊपर आ गया। अनामिका का दम घुटने लगा। वो एक बार फिर जोर से चिल्लाई। अनामिका ने पूरी ताकत लगाकर उसको धक्का देने की कोशिश की। यू जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे! वो गुस्से और डर से चीख उठी। उसकी चीखें और उसका डर अगले ही पल उस आदमी ने दबा दिया। उसके होठ अब उस आदमी के होठों की गिरफ्त में थे। अनामिका का जहन घृणा से भर उठा था। उस शख्स को जोर से
और ऐसी औरतों से नफ़रत थी जो अपना काम ठीक से ना करती हो। उसके लिए वो बस एक खिलौना थी जो उसके दरवाजे तक पहुँचाई गई थी। फिर किस हक़ से वो इनकार कर रही थी। वो उसे एक पैसा भी कम नहीं देगा बल्कि उसकी कीमत से 10 गुना ज़्यादा देगा। उस लड़की से आती भीनी महक ने उसके गुस्से को लालच में बदल दिया था। वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। अनामिका की आँखें बड़ी हो गई थी। वो उसे जगह-जगह छू रहा था। उसने अपने छोटे-छोटे हाथों से उसे धक्का मारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। अनामिका किस क्या गूँज रही थी। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। लाचारी और मायूसी से उसका दिल बैठा जा रहा था। वह ये भी नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन है, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि वे खतरे में है। उसका खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल है। वो आदमी कैसा दिखता है उस अंधेरे में, ये देखना भी मुश्किल था। उस शख्स की कर्कश और ठंडी आवाज़ उसके दिल में डर की लहर पैदा कर रही थी। ऊपर से वह जिस तरह उसे टच कर रहा था, ये चीज़ उसे घृणा से भर दे रही थी। उस आदमी के सीने से आती तेज गंध अनामिका का डर बढ़ाने के साथ-साथ उसे बेचैन कर रही थी। उसका दम घुटता जा रहा था। अनामिका को एहसास हो चुका था कि ये रात उसके लिए कभी ना भूलने वाली रात होने वाली है। अनामिका अपनी शादी से पहले एक टूर पर निकली थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। बाहर हॉल में दूसरी लड़की आ चुकी थी। उसने जब सीढ़ियों पर किसी लड़की की दर्द से तड़पती आवाज़ सुनी और साथ ही किसी आदमी की वाइल्ड वॉइस सुनी तो वे डर कर उल्टे पैर वहाँ से निकल गई। उस रात अनामिका की ज़िंदगी में वो सब बर्बाद हो रहा था जिसकी कल्पना उसने अपने प्यार के साथ की थी। वो लम्हे जो वो इंसान अपने होने वाले पति के साथ जीने वाली थी, आज उन्हें कोई और बर्बाद कर रहा था। वो सब जो अपनी शादी की पहली रात से शुरू करने के लिए उसने अब तक संभाला हुआ था, वो सब खत्म हो चुका था। उस रात वह शख्स भी पूरी तरह से पागल हो चुका था। अपने बिस्तर पर मौजूद लड़की का वजूद, उसकी खुशबू उसे इस कदर मदहोश कर रही थी कि उसकी चीखें भी उसके कान नहीं सुन पा रहे थे। कुछ घंटे बाद वो उस लड़की को बिस्तर पर बेहोश छोड़कर बाथरूम में चला गया। वापस आने पर उसने देखा कि वे लड़की अब वहाँ नहीं थी, वे जा चुकी थी। उसके जाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना तो उसने उसका चेहरा देखा था, ना ही वह उसके बारे में कुछ जानना ही चाहता था। वे उसके लिए उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थी। अगर वह उसे देख भी लेता तो उसे सिर्फ़ गुस्सा ही आता और वह उसे खुद पैसे देकर यहाँ से चले जाने को कहता। वह उस रात के बारे में भूल जाना चाहता था। खिड़की से आती चाँद की रोशनी की ओर देख उसने सुकून भरी एक ठंडी सांस ली और अपने कमर पर लपेटा टॉवल उसने सोफे पर फेंक दिया। उसे अब नींद आने लगी थी। सोने के लिए जब उसने बेड पर पड़ा ब्लैंकेट हटाया तो अचानक ही उसकी नज़र बेडशीट पर लगे लाल धब्बों पर पड़ी। पल भर के लिए वो हैरान रह गया। उसने अपने असिस्टेंट को एक वर्जिन लड़की लाने के लिए कहा था और ये लड़की वर्जिन थी। अगली सुबह अनामिका के लिए और दिनों जैसे सुबह नहीं थी। उसकी आँखें सूज गई थी और वह रात भर रोई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिल में सबसे प्यारा ख़्याल जिस इंसान का आया था वो उसका फियांसे निशान था। उस विला से निकलने के बाद बिना समय गए वो अपने घर पहुँचना चाहती थी। कुछ देर इधर-उधर भटकने के बाद आखिरकार वो उस जगह से निकल गई और फ्लाइट पकड़कर कुछ ही घंटों में गुजरात पहुँच गई। इस वक्त वह सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसने एक टैक्सी रोकी और जल्दी से उसमें बैठ गई। ड्राइवर ने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उसने निशांत का एड्रेस उसे थमा दिया। टैक्सी चल पड़ी थी। उसने अपना सिर गाड़ी की खिड़की पर टिका दिया। उसकी सूनी आँखें बाहर तेजी से गुजरती हर चीज़ को देखे जा रही थी। सब कुछ बेरंग लग रहा था। सारी दुनिया चल रही थी। उसके बावजूद वह थम सी गई थी। कहीं उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। ज़िंदगी फीकी और बेमतलब लग रही थी। वह बस अपनी एक उम्मीद और भरोसा लिए निशांत के पास जाना चाहती थी ताकि उसे सब कुछ बता सके। उसे पूरा भरोसा था कि वो उसकी हालत को समझेगा, उसे समझेगा। उस रात जो हुआ वो एक बुरे सपने जैसा था जो अब कभी अनामिका की ज़िंदगी से नहीं जाएगा। वो रात उसे ज़िंदगी भर तकलीफ देगी। वो नहीं जानती कि जब वो निशांत को देखेगी तो उसे क्या कहेगी, कैसे बताएगी सब कुछ। लेकिन वह बस एक बार उसे देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। 2 हफ्ते बाद अनामिका और निशांत की शादी होने वाली है। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। कितने सालों से वे इस रिलेशनशिप में हैं। स्कूल टाइम से वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं। आखिर इतने वक्त के बाद उनकी फैमिली उनकी शादी के लिए मान गई थी। शादी से पहले वे एक बार भोपाल की कुछ खास जगहों पर घूमना चाहती थी। वे हमेशा से आज़ाद ख़्यालों की लड़की थी, इसलिए उसके डैड ने काफ़ी मना करने के बाद भी उसने अकेले भोपाल जाना चुना था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि लौटते वक्त वे अपने साथ ऐसा ज़ख्म लेकर आएगी जो ज़िंदगी भर नहीं भरेगा। सुबह के लगभग 7 बज रहे होंगे जब अनामिका की टैक्सी एक खूबसूरत विला के बाहर रुकी। उसने जल्दी से ड्राइवर को पैसे दिए और बिना चेंज लिए तेजी से आगे बढ़ गई। उसने सोचा निशांत इस वक्त सो रहा होगा। डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद खराब कर देगी, इसलिए उसने छोटे दरवाजे से जाने का सोचा। ये दरवाजा विला की दूसरी ओर था और छिपा हुआ था। धीरे से दरवाजा खोलकर वे अंदर दाखिल हुई। कुछ कदम चलने के बाद वे एक हॉल में पहुंच गई थी। हॉल में सामने ही सीढ़ियाँ थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कल रात का भयानक हादसा जहाँ अनामिका के जहन को कुरेद रहा था, वहीं इतने दिनों की थकान और निशांत को देखने की चाहत ने उसकी आंखें भिगो दी। उसके चलने की रफ्तार और दोगुनी हो गई थी। वो खुद को बस निशांत की बाहों में छोड़ देना चाहती थी। वहीं एक जगह थी जहाँ उसे हद से भी ज़्यादा सुकून मिलता था।
निशात के बेडरूम के बाहर पहुंचते ही उसके लिए अब एक पल की देरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने बस सोते हुए निशांत को देखने की चाहत लिए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों के सामने ऐसा नजर आता जिसने उसके होठों की मुस्कुराहट को छीन लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। अनामिका ने मुस्कुराते हुए बेडरूम का दरवाजा खोला था, लेकिन दरवाजे के खुलते ही जो उसके सामने था उसे देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार, उसका होने वाला पति किसी लड़की की बाहों में बाहें डाले सो रहा था। उन दोनों के शरीर पर नाम मात्र के लिए भी कपड़ा नहीं था। शर्म से उसकी नजरें बस झुकने ही वाली थी कि उसने देखा कि वे लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन अपराजिता, जो उससे बस 1 साल छोटी है, उस कमरे की। और उन दोनों की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वे दोनों किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। उनके कपड़े बेड के इधर उधर पड़े थे और एक अजीब सी गंध उस जगह फैली हुई थी। अनामिका की सांसें भारी होने लगी, उसकी आंखें फैल गई। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह बंद किया और कमरे से बाहर भागी। अनामिका बिना एक पल भी वहां रुकी सीधा उस विला से बाहर निकल आई थी। बाहर आते ही वे एक बेंच पर धम से जा बैठी। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था जो उसने कुछ देर पहले देखा था। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी वो कुछ भी उसने देखा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसका प्यार, उसकी बहन अपनी बहन के साथ एक बिस्तर पर था। ये बात उसके दिल से किसी सुई की तरह चुभ रही थी। क्यों क्यों निशांत, क्यों क्यों क्या तुमने ऐसा? अनामिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसके गले की नसें फूल गई थी। उसकी आंखें पहले ही रोने की वजह से सूजी हुई थी और अब तो वे वापस से लाल पड़ गई थी। निशांत और अपराजिता को उस हाल में देखने के बाद तो वो खुद के साथ हुए उस हादसे को भूल गई थी। लेकिन घर लौटने के ख्याल ने उसके ताजे जख्मों को बुरी तरह कुरेद दिया। आज उसकी जिंदगी का कितना मनहूस दिन है। कल उसके साथ उस शख्स ने जो किया उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकेगी, लेकिन आज उसने अपना प्यार भी खो दिया। उसका भरोसा इस तरह टूटेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अनामिका काफी देर बाद अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें अचानक ऐसे सूख गई जैसे वे आंसू उसके थे ही नहीं। उसके चेहरे पर निराशा और बेबसी साफ दिख रही थी। अंदर का गहरा जख्म आंखों में उतर आया था। वे अपनी जगह से उठी और चल पड़ी। वो कहाँ जाने वाली थी, क्या करने वाली थी, उसे कुछ नहीं पता था। वे बस चल रही थी। एक एक पल, एक एक सांस उसे बोझिल लग रही थी। कभी रात की बातें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी तो कभी दिन में देखा हुआ बेडरूम उसे नजर आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वे जाकर निशान से पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसमें अब उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अनामिका ने जो भी देखा उसके लिए वो निशान से नफरत करना चाहती है। चलते चलते वो कब इतनी दूर आ गई उसे पता भी नहीं चला। वो अब अपने घर में नहीं जाना चाहती थी। अनामिका को अपनी जिंदगी बस अंधेरों से भरी दिख रही थी। अपनी छलछलाई आंखों को पहुंचकर जब उसने सामने देखा तो वे एक बस स्टैंड पर खड़ी थी। वे काफी देर तक उस स्टैंड पर बैठी रही। सुबह का सूरज अब तक दोपहर की धूप में बदल चुका था। उसके सामने ही रोड पर एक पल के लिए भी खाली नहीं हुई थी। तेज रफ्तार गाड़ियां उसके सामने से सायरन की आवाज के साथ निकल रही थी, लेकिन अनामिका को तो जैसे कुछ न सुनाई दे रहा था न दिखाई दे रहा था। हेलो मैडम, क्या वापस एयरपोर्ट जाना है आपको? सामने अचानक एक टैक्सी आकर खड़ी हुई थी। अनामिका ने नजर उठाकर देखा, वही टैक्सी वाला था जो सुबह उसे एयरपोर्ट से लेकर आया था। आप आना चाहे तो आ जाए, मैं आपको छोड़ दूंगा जहां कहेगी, उस टैक्सी ड्राइवर ने फिर कहा। अनामिका शून्य भाव से उसे देखे जा रही थी। उसकी बात अनामिका को सुनाई तो पड़ी, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, ये सब समझ नहीं आ रहा था। मैडम आना है तो आ जाए, वरना मुझे आगे भी सवारी उठानी है। उस टैक्सी ड्राइवर की बात फिर से उसके कान में पड़ी और वे भारी मन से उठ खड़ी हुई। एयरपोर्ट ही चलना है ना मैडम? अनामिका के टैक्सी पे बैठते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। तो अनामिका ने सिर हाँ में हिला दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। अनामिका का सिर फिर इस बार उसकी खिड़की के कांच पर था। फिर एक बार सारी दुनिया उसके आगे भाग रही थी और वे एक बार फिर वहीं ठहर गई थी। सब कुछ उसके दिमाग में किसी रोलर कोस्टर की तरह घूम रहा था। एक पल में उसे वो रात याद आती तो अगले ही पल में निशांत का बेडरूम और उस बेडरूम में बेड पर लेटे वे दोनों याद आते। कभी हंसती मुस्कुराती खुद की छवि याद आती और फिर अचानक उस छवि के साथ निशांत और उसका साथ वक्त बिताना याद आता। लेकिन अगले ही पल उसे उस विला में जाती अनामिका दिखती और उसकी आंखें छलछला जाती, सब धुंधला पड़ जाता। उसकी आंखों के पानी से उसका दिल करता कि वे पीछे जाकर वक्त बदल दे और रोक दे अनामिका को उस विला में जाने से। लेकिन जैसे ही उसे एक ख्याल आता उसके सामने फिर से उसकी बहन और उसका मंगेतर एक बिस्तर में बिना कपड़ों के नजर आने लगते। आखिर अपने कौन से फैसले को गलत कहूँ मैं? विला में जाने को, ट्रिप पर जाने को, या फिर निशांत पर भरोसा करने को? क्या ये मेरी गलती है कि मुझे ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था? या इस बात के लिए खुश हूँ कि शादी से पहले मुझे उसका सच पता चल गया, लेकिन क्या मतलब रह गया अब हर चीज की? ना मैं वो रही और जो मैं थी ना मेरे पास सब कुछ बचा है, वो मन ही मन कह रही थी। ना जाने कब उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे, उसे पता भी नहीं चला। लेकिन वह अब अपना आपा भी खो बैठी थी।
उसने गाड़ी की खिड़की के कांच पर हाथ मारा और रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों मैं ही क्यों? टैक्सी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो अचानक अनामिका के रोने की आवाज़ सुनकर डर गया। उसने पीछे मुड़कर अनामिका से पूछा, मैडम आप ठीक तो है? अनामिका उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत ही शांत हो गई। उसने अपनी सिसकी बंदती आवाज़ के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने गर्दन हाँ में हिलाई। अनामिका ने जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा अब पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद टैक्सी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। अनामिका ने ड्राइवर को पैसे दिए और टैक्सी से उतर गई। वो कुछ देर अब तक एयरपोर्ट के बाहर खड़ी बस आसपास देख रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट के अंदर चली गई। भोपाल इधर दूसरी तरफ भोपाल में मिला। मैं जब उस लड़की की आंख खुली तो सूरज उसके सिर पर था। सूरज की तेज रोशनी से नजरें मिलती उसकी आंखें मिचमिचा गई। उसने अपनी आंखों को हाथों से रगड़ा और उठ बैठा। उठते ही उसने अपना सर पकड़ लिया था। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो हॉल में बैठे लड़के पर नजर गई। वो लड़का उसे देखते ही सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। ये उसका असिस्टेंट हर्षद था जिसने उसने कल रात एक लड़की लाने के लिए फरमान सुनाया था। गुड मॉर्निंग। उस लड़के ने मुंह पिचकाकर उसे जवाब दिया और सीढ़ी से उतरता हुआ नीचे आ गया। टेबल पर रखी पानी की बोतल उसने मुंह से लगा ली। बॉस कैसी रही आपकी कल की रात? आई मीन आप सेटिस्फाइड? हर्षद की बात पूरी होती उससे पहले एक ही सेकंड में उसने कल की पूरी याद आ गई और अचानक उसके मुंह से सारा का सारा पानी बाहर निकल आया। शट अप। उसने जल्दी से पलटकर हर्षद से कहा। उसकी आवाज़ उस हॉल में गूंज गई थी। हर्षद उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सहम सा गया। यहाँ किस लिए आए हो? उसने वापस बोतल मुंह से लगा ली। वो बॉस आपका शेड्यूल, आज आपकी मीटिंग है एंड शाम को पार्टी है। मैं आज पार्टी में नहीं जाऊँगा। शाम से किसी को सॉरी के साथ भेज देना और हाँ तुम वर्मा वाली मीटिंग मीनाक्षी के साथ अटेंड कर लेना। ओके सर। हर्षद ने कहा और जाने ही वाला था कि तभी भी रुका और उसने कहा, सर वो आपकी न्यूजीलैंड लैंड वाली ट्रिप जो एक हफ्ते बाद है उसके लिए आपको टीम फाइनल करनी है। अरे वही लिस्ट फाइनल कर लो और ये सब तुम ऑफिस में देखा करो, ये तुम्हारा काम है। कहकर वो लड़का उस विला में बने जिम की ओर चला गया। बाप रे, ये तो बॉस ना जब तक सामने रहते हैं सांस भी ठीक से लेना मुश्किल लगता है। एक तो इनकी अट्रैक्टिव बॉडी की दिमाग को जाम कर देती है, ऊपर से इनके हैंडसम फेस पर इनका डेंजर। और हर्षद अपने दोनों हाथों से कानों को छूता हुआ वहां से बाहर आ गया। गुजरात गांधीनगर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशांत की जब आंख खुली तो उसने खुद को किसी के साथ सोता पाया। उसे लगा था कि उसके साथ अनामिका है। हालांकि जब अगले पल उसकी नज़र उस लड़की के शरीर पर गई और फिर उसके चेहरे पर तो उसने एक ही झटके में उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो बिस्तर पर उठ बैठा और अपना सिर पकड़ लिया। आह मेरा सिर इस दर्द से फटा जाएगा। बेबी क्या हुआ? अपराजिता जल्दी से उठी और उसने उसके लिए सर को छुआ, लेकिन निशांत ने एक झटके से उसका हाथ दूर झटक दिया और अचानक उसकी नज़र अपराजिता के शरीर पर गई जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। निशांत का दिमाग ही घूम गया। ये तुम यहाँ क्या हुआ है? उसके मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी जुबान तक लड़खड़ा रही थी। उसने अपनी नज़र फेर ली। बस भी करो निशांत, क्या गलत है? और फिर तुम खुद को देखो एक बार, सब समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है यहाँ। अपराजिता के कहते उसका ध्यान अब खुद पर गया तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। ये मैं निशांत की बॉडी पर भी एक कपड़ा तक नहीं था अब तक। उसकी कमर से नीचे तक बस ब्लैंकेट ही था जो उसने अभी हटाया था। तुमने और मैंने एक हसीन रात बिताई है निशांत और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपराजिता ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, छी हटो यहाँ से, तुम्हें शर्म नहीं आती? निशांत ने फिर से उसको खुद से दूर झटक दिया। इसमें शर्म की क्या बात है? तुम्हें जिसकी जरूरत थी वो तुम्हें मिल गया और मुझे तुम। अपराजिता के साथ बड़ी बेहयाई से निशांत के सीने पर घूमने लगे। निशांत ने अगले ही पल उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दूर करके अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, तुम ये अच्छी तरह जानते हो। फिर तुमने क्यों किया ऐसा? ओ बस करो निशांत, आखिर तक क्या क्या है उसमें? वो तो बस ढोंग करना जानती है। मुझे देखो, तुम्हारी खुशी किस में है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और एक वो है जिसका शादी के बाद वाला ड्रामा ही खत्म नहीं होता। बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ ये जानते हुए तुम इस हद तक गिर गई। निशांत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। उसने झुककर अपने कपड़े उठाए और पहनने लगा। इसे गिरना नहीं कहते निशांत, इसे ख्वाहिश पूरा करना कहते हैं। ये तो ये वो था जिसकी जरूरत खुद तुम्हें भी थी। और मेरा यकीन करो निशांत, तुम कर ला जरूरत से ज्यादा बेकाबू थे। शट अप। निशांत ने एकदम से उसका गला पकड़ लिया। अगर एक और लफ्ज बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अनामिका का हूँ, सिर्फ अनामिका का, समझी तुम? और तुमने जो किया है ना इसकी सजा तुम अब उसके नहीं रहे। निशांत। अपराजिता ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, कल की रात के बाद तुम उसके नहीं रहे, अब तुम मेरे हो। जरा बताओ कैसे बताओगे उसे कि मैं तुम्हारी विला में तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे साथ रात भर क्या कर रही थी? वैसे मैंने सोचा है जब वो वापस आएगी तो मैं खुद ही उसे सब कुछ बता दूंगी। आखिर ये सब जानना उसका हक है ताकि वे हमारे रास्ते से हट जाए। सोचो निशांत, उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि तुम अब उसके लायक नहीं रहे। तुमने उसे धोखा दिया है। बस करो। निशांत ने उसका गला लगभग दबा ही दिया था। अगर तुमने उससे कुछ कहने की हिम्मत भी ना की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशांत ने उसे एक झटके से छोड़ा तो पराजिता बेड पर पीछे जा गिरी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो बस एकटक निशांत को देखे जा रही थी। निशांत ने अपनी टी शर्ट पहनी और उसकी तरफ पलटा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निशांत कहकर चला गया था। निशांत, ये सिर्फ एक रात नहीं थी मेरे लिए, मेरा सब कुछ मैंने कल तुम्हें दे दिया है तो बदले में तुम्हें तो मेरा होना ही होगा।
होगा। और रही बात गिरने की, तो चाहे मुझे अपनी सौतेली बहन से तुम्हें छीनने के लिए गिरना पड़े या किसी और हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। अपराजिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। वे ऐसे ही अपनी मेहनत जाया नहीं जाने देने वाली थी। आज पूरा एक हफ्ता हो चुका था। अनामिका ने पिछले 7 दिनों से अपने होटल के कमरे से बाहर पैर नहीं रखा था। इन 7 दिनों में उसने अपनी हालत बद से बदतर कर ली थी। उसके रूम में जहाँ तहाँ खाने के प्लेट्स और कपड़े पड़े थे, खिड़कियों के पर्दे वो खोलती ही नहीं थी। कमरे में बस अंधेरा कर लिया था उसने, और ऐसा ही अंधेरा उसे अब अपनी जिंदगी में नजर आने लगा था। उसे खुद के साथ हुए उस हादसे का गम इतना नहीं था जितना निशान के लिए धोखे का था। बेड पर पड़े वो कब रोने लगती, कब चुप हो जाती, कब गहरी सोच में चली जाती, उसे कुछ होश नहीं था। हर वक्त उसके दिलो दिमाग में निशांत के साथ बिताए वे सारे लम्हे घूमते। इस एक हफ्ते में वे सिर्फ रो ही नहीं बल्कि उसने रोक रोक कर खुद के भीतर की वो तकलीफ भी आंसू के साथ बहा दी थी। वो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा संभाल रही थी। हर दिन एक नई अनामिका उसमें जन्म ले रही थी। डिंग डोंग दरवाजे की घंटी बजी। अनामिका ने दरवाजा खोला तो सामने होटल स्टाफ था और उनके साथ उनका मैनेजर भी था। हेलो मैडम, मैनेजर ने बड़ी तहजीब से अनामिका को कहा। अनामिका मुस्कुराई। मैडम माफ़ी चाहते हैं, आपको तकलीफ दी, लेकिन आप एक पिछले हफ्ते से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। क्या आप ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा। मैडम पिछले एक हफ्ते से आपने रूम की क्लीनिंग नहीं करने दी है। आप हमें आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब आप कर सकते हैं, अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे में चली गई। अगले ही मिनट वो अपने बैग समेत बाहर आई और उसने उस मैनेजर को मुस्कुरा कर देखा और आगे बढ़ गई। उसके पीछे वो मैनेजर और वो होटल स्टाफ उसे देखता ही रह गया। अनामिका होटल छोड़ चुकी थी। निशांत के विला से आने के बाद वे अपना शहर छोड़ चुकी थी और आज वे अपना देश भी छोड़ रही थी। वे टैक्सी में बैठी आज खिड़की से सब कुछ छूटता हुआ देख रही थी। दुख आज भी कम नहीं था उसे, लेकिन आज उसकी आंखें नम नहीं थी। कुछ मिनटों के सफर के बाद वे एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। निशांत, मैं अनामिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। निशांत, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगे और मुझसे मिलने की कभी कोई ख्वाहिश नहीं करोगे। मेरे फैसले की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, इसलिए मेरी फैमिली से तुम कुछ नहीं कहोगे। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, अलविदा। अनामिका ने फोन अपनी जेब में रखा और एयरपोर्ट के अंदर चली गई। भोपाल, हर्षद, रुद्र सर कहाँ रह गए? तुमने उन्हें याद तो दिलाया था ना कि आज ऑफिस की टीम के साथ उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मीनाक्षी जो रुद्र की ही टीम के एक मेंबर थी, उसने लगेज को खींचते हुए एयरपोर्ट में दाखिल हो रही थी। उसके साथ ही हर्षद भी अपने लगेज के साथ चल रहा था और उन दोनों के पीछे बाकी के 3 लोग भी थे। तुम भूल तो नहीं जाती ना कि बॉस इंसान के रूप में डर के देवता है? अगर तुम भूल भी जाती हो तो तुम्हें मेरी सलाह है, अगली बार से ऐसे सवाल तुम खुद ही उन्हीं से पूछना। हर्षद झुंझलाता हुआ बोला। अरे ना बाबा ना, कौन शेर के मुंह में हाथ डालेगा? उनका देखना भी शेर की दहाड़ जैसा लगता है। मालूम पड़ा डर के मारे दिल हाथ में आ गया तो मीनाक्षी दोनों कान छूती हुई बोली। सुबह में गया था, उन्होंने कहा कि वे खुद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हर्षद ने कहा। हर्षद को चेकिंग काउंटर पर खड़ा था और बाकी लोग उसके पीछे थे। उसने मुड़कर पीछे कुछ कहने के लिए देखा ही था कि एक जगह जाकर उसकी नजर अटक गई। उसी लाइन में उन लोगों के पीछे रुद्र खड़ा था। ब्लैक सूट, ब्लैक गोगल्स लगाए, वे सीधा तनकर ऐसे खड़ा था जैसे वो कोई स्टैचू है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी बॉडी, उसका तीखा नोकदार फेस कट मौसम में आग लगा सकता था। आसपास के लोग मुड़ मुड़ कर बस उसे ही देख रहे थे। लोग चोरी चोरी उसकी तस्वीरें तक ले रहे थे और लड़कियां उन बेचारे को दिल पर बिजलियां गिर रही थी। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उसे एक बार देखने के बाद मुड़कर ना देखा हो। उसका चेहरा भी सामने की तरफ था। रुद्र को देखते ही हर्षद बड़बड़ाया। अरे बाप रे, कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया? क्या बक रही हो हर्षद? मीनाक्षी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी, उसने उसकी बड़बड़ाहट सुनकर कहा। मीनाक्षी ने आगे फिर कहा। वैसे हर्षद, तुम्हें क्या लगता है बॉस अपने बाप के डर से हमारे साथ जा रही है? हमें अपने प्राइवेट जेट में लेकर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमारे साथ जा रहे हैं। मीनाक्षी की बात सुनती है हर्षद ने हड़बड़ाते उसका मुंह बंद कर दिया। अरे चुप करो मेरी माँ, मुसीबत पीछे ही खड़ी है। तुम क्या चाहती हो? पूरी फ्लाइट में हम सांस रोक कर जाए? हर्षद ने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसकी हैरानी से भरा चेहरा पीछे घुमा दिया। रुद्र पर नजर पड़ते ही मीनाक्षी के होश ही उड़ गए। उसके बाद तो पूरे सफर के दौरान कुछ नहीं बोली। वहीं दूसरी तरफ शाम ढल चुकी थी। अनामिका ने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते हुए एक गहरी सांस ली और अंदर उमड़ आए दुख को आंसू में उतरने देने से पहले ही अंदर समेट लिया। क्या जागृति को बता दो कि मैं न्यूजीलैंड आ गई हूँ? अनामिका ने मन ही मन कहा, फिर खुद ही हड़बड़ा उठी। नहीं नहीं, वो डैड के सामने इमोशनल होकर सब बक देगी और फिर मैं उसे क्या बताऊंगी? अनामिका ने मन ही मन कहा। अनामिका ने एक कैब रुकवाई और फिर चल दी अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर। इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी में एक रात के लिए आया शख्स उस वक्त ठीक उसी दिन उसी जगह उसी वक्त उसके आसपास था। गुजरात। निशांत, तुम देख क्यों नहीं रहे हो? कंपनी में क्या चल रहा है? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारा काम पर फोकस ही नहीं है। क्या चल रहा है तुम्हारा? निशांत के डैड जयराज अवस्थी निशांत के साथ एक मीटिंग से बाहर आते ही उस पर बरस पड़े। नहीं कुछ नहीं डैड, वे बस में और
ये अनामिका का कॉल आया। क्या अभी तक वो कहीं भूल तो नहीं गई है कि तुम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है? पिछले कुछ दिनों से एक बार भी उसने तुम्हें कॉल किया? डैड, मैं आज खुद उसे कॉल करूँगा, निशांत ने कहा। ठीक है, कहकर निशांत के डैड जाने लगे। निषाद ने उन्हें जाते देख अपना फ़ोन निकाला तो उस पर नोटिफिकेशन थी। अनामिका का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा तो उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। फ़ोन गिरने की आवाज़ सुनकर निशांत के डैड पलटे और उसे हैरान परेशान देखकर जल्दी से वापस उसके पास आए। क्या हुआ निशांत, किसका मैसेज है? उन्होंने निशांत से पूछा, लेकिन वह तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। निशांत के डैड ने खुद फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ने लगे। ऐसा कैसे कर सकती हो निशांत? अब भी वैसे का वैसा ही खड़ा था। कैसे कर सकती है वो? लड़की ही ऐसी है, आखिर अपना रंग दिखा ही दिया उसने। निशांत के डैड मैसेज पढ़ने के बाद बोल पड़े। निशांत उनसे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तुम्हें न जाने उस पर इतना भरोसा था क्या देखकर उसे? तुमने उससे प्यार किया था? उनसे किस चीज़ में कम है हम जो तुम है? वो लड़की पसंद आई थी। अरे एक से एक लड़कियों की लाइन लगा देता मैं। वो लड़की तो थी ही नहीं तुम्हारे लायक, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। क्या कोई 12 साल किसी के साथ टाइम पास कर सकता है डैड? निशांत ने कहा। उसकी आवाज़ में भारीपन आ गया था। उसके बाद वो एक शब्द नहीं बोल पाया और अपने डैड के साथ से अपना फ़ोन लेकर अनामिका को कॉल मिलाते हुए आगे चला गया। इस लड़की ने शादी से कुछ दिन पहले ये सब करके हमारी इज्जत का कचरा बना दिया। इसके घर वालों को तो मैं बेइज्जत किए बिना छोड़ूंगा नहीं। निशांत के डैड बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। एक तरफ जहां अनामिका ने शादी ना करने का मन बना लिया था, वहीं अपराजिता अपने घर चंडेल हाउस में बैठी अपनी माँ से अनामिका और निशांत के रिश्ते को कैसे तोड़ना है इस बारे में बात कर रही थी। मोम, आप कुछ करेंगी बेटा? हम इस तरह जल्दबाजी नहीं कर सकते। मोम, आप कितने वक्त से ही डायलॉग मार रही है? अब तो शादी के 4 दिन बचे हैं। वो आजकल में वापस भी आ जाएंगी, फिर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। अपराजिता सुबह से अब तक कितनी बार अपनी माँ से इस बारे में बात कर चुकी थी। वो दिन पर दिन सब बेसब्र हो रही थी, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी माँ उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही है तो उसे अपना आखिरी हथियार चलाया। मोम, आप जानती है ना कि मैं निशांत के बिना जी नहीं सकती। मैं उसकी शादी अनामिका से होते हुए नहीं देख सकती। हाँ, मैं जानती हूँ, और ये बात तुम्हें बार बार मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। अपराजिता की माँ मानसी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे। अगर कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक हफ्ते पहले निशांत के नशे में होने का फायदा उठाकर वो कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या ये तुम क्या कह रही हो? अपराजिता की बात सुनकर तो मानसी के होश ही उड़ गए थे। हाँ मोम, मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं निशांत को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और मैंने अपनी हद पार कर दी मोम। अपराजिता ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मानसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ऐसा कुछ भी कर सकती है, लेकिन बहुत जल्दी उसे याद आ गया कि वे उसकी बेटी है। उससे एक कदम तो आगे निकलेगी ही। हमें कुछ सोचना होगा। ये शादी रुकना अब बहुत ज़रूरी है। तुम निशांत पर उस रात के लिए दबाव बनाओ और उसे एहसास कराओ कि जो भी हुआ उसमें सिर्फ तुम जिम्मेदार नहीं हो, और अब तुम उसकी जिम्मेदारी हो। मानसी आखिर अपने असली रंग में आ ही गई। उनकी कूटनीतिक बुद्धि अपना काम कर रही थी। अपराजिता के चेहरे पर जीत की मुस्कान खिल उठी। उसने जल्दी से कहा, ठीक है मॉम, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ डैड से बात कर लेना। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और जो मैंने कहा बस वो करो। मानसी अपराजिता को समझाकर कमरे से बाहर चली गई। मानसी अपनी बाहें फैलाए गोल गोल घूमने लगी और बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर चालाकी से भरी एक मुस्कुराहट थी। बेचारी अनामिका, जब वे वापस आएगी तो उसे पता चलेगा कि उसका दूल्हा अब किसी और का होने वाला है, और दुल्हन की जगह उसकी जगह आने वाले हूँ मैं। आखिर मैंने तुमसे छीन ही लिया निशांत को उसके साथ। तुम वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा मुंह देखने लायक होगा बहन। उफ, कितनी खुशी मिलेगी मुझे जब तुम चीख चीख कर रोगी। देखना, एक दिन तुमसे सब कुछ छीन लूंगी मैं। अपराजिता के चेहरे पर अब वो पहले वाली मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक भयानक कठोरता थी जिसमें नफरत कूट कूट कर भरी थी, और इतनी भरी थी कि उसकी आंखों से उसके चेहरे से जैसे नफरत टपक रही थी। कुछ देर बाद रात के खाने के लिए जब चंदेल परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठने वाला था, तभी चंदेल हाउस की डोरबेल बजी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो जयराज हाउस के अंदर घुसे। वो चले आए। उन्हें देखकर चंदेल परिवार के मुखिया नवीन चंदेल उठकर मुस्कुराते हुए उनसे गले मिलने आगे आने लगे। आइए आइए समधी जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? नवीन चंदेल ने कहा। उनके पीछे मानसी और अपराजिता भी आ चुकी थी। कैसे आना हुआ? जयराज अवस्थी ने गुस्से में बिफरते हुए कहा। उन्हें गुस्से में देखकर नवीन चंदेल के गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हाथ रुक गए। मानसी और अपराजिता भी अब हैरानी से उन्हें देख रही थी। शादी की तैयारियां शुरू कर दी आप लोगों ने? मिस्टर अवस्थी ने घर के चारों नजरें घुमाकर देखते हुए कहा। हम करेंगे बस, अनामिका आजकल में आ जाएगी। तो नवीन चंदेल ने कहने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर अवस्थी उनकी बात काटते हुए बोला, मत करिए, कोई फायदा नहीं है। और क्यों, हम ये तो अच्छे से जानते ही होंगे। आखिर ये आपको कैसे पता नहीं होगा? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर चंदेल ने असमझ की दृष्टि से उनकी ओर देखा। क्या समझ नहीं आ रहा आपको? क्या आपको नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ है? उसे शादी खेल लगता है शायद, लेकिन वे भूल गई कि यह मजाक कर किसके साथ है। ये मिस्टर अवस्थी अब भी बस गुस्से में उबल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अनामिका ने यह बात अपने डैड को जरूर बताई होगी, और उसके डैड ने एक बार भी इस बारे में अवस्थी परिवार से बात करना जरूरी नहीं समझा। देखिए, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर चंदेल ने प्यार से कहने की कोशिश की।
अब उन्हें भी आ रहा था। आखिर चंदेल परिवार भी कोई मामूली परिवार नहीं, और जिस तरह मिस्टर अवस्थी बात कर रहे थे ये लहजा कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था। आपकी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया है, वे चली गई है, मिस्टर अवस्थी ने तेज आवाज में आंखें बड़ी करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मिस्टर चंदेल तो हैरान रह गए, लेकिन उनके पीछे खड़ी मानसी और अपराजिता को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी बेटी की वजह से हर जगह, आपकी बेटी की वजह से आपकी हर जगह जंग हँसाई होगी, और मैं इसका हिसाब ज़रूर पूरा करूँगा। कल मैं मीडिया में शादी कैंसिल होने की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये कहकर मिस्टर अवस्थी वहाँ से चले गए। क्या बात है, मुसीबत खुद चली गई। अब तुम आराम से निषाद के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखो। मानसी ने अपराजिता के गालों पर हाथ फेरते रखते हुए धीरे से कहा। न्यूजीलैंड 1 महीना बीत चुका था। अनामिका न्यूजीलैंड के एक होटल में ठहरी थी। उसके पास रखी सेविंग धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पिछले 1 महीने से ना तो अनामिका को ही कोई खबर थी, ना उसके कि उसके घर पर उसके जाने के बाद क्या हुआ, ना ही अनामिका का किसी को पता चल सका था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी उसे ठीक नहीं लग रही थी। आज सुबह से 2 बार उल्टियाँ हो चुकी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे क्या सुनने को मिलने वाला है। आज जब दोपहर के करीब डॉक्टर के पास गई तो उसे जो पता चला उसने उसकी बची खुची दुनिया ही हिला कर रख दी थी। हॉस्पिटल से आने के बाद अनामिका अपने कमरे में पड़ी सिसक रही थी। आज उसे डॉक्टर ने बताया था वो 4 वीक्स की प्रेग्नेंट है, और वो बच्चा अब अबॉर्ट अबॉर्ट भी नहीं करा सकती। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। वो माँ बनने वाली है, ये बात खुशी की होती अगर उसके साथ वो हादसा ना हुआ होता। वो बच्चा जो उसके अंदर पल रहा है वे किसी की जबरदस्ती का नतीजा है। कैसे वे जन्म देगी, कैसे उसे पालेगी, अकेले क्या करेगी वो। उसे खुद में दुनिया की सबसे कमजोर औरत नजर आ रही थी, जो बस बेबस थी। शाम हो चली थी और अनामिका वैसी ही बड़ी सिसक रही थी। शाम से रात भी हो गई। अनामिका ने दोपहर से में हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया था। सारी रात उसने सोचने और रोने में बिता दी थी, लेकिन सुबह उठते ही उसने अपना बैग पैक करके रख लिया। इस वक्त उसकी आंखों में जो खालीपन नाच रहा था उसे कोई नहीं पढ़ सकता था। वे बैग कमरे में ही छोड़कर अचानक कमरे से बाहर चली गई। वे कहाँ जा रही थी, क्या करने वाली थी, केवल अनामिका ही जानती थी। अचानक अनामिका इस वक्त एक ब्रिज पर खड़ी सामने से बहकर आती नदी को देख रही थी। उस खुले आसमान के नीचे आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कितने लंबे समय बाद उसने आज ठीक से सांस ली हो। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके हाथ उसकी जैकेट में थे और सिर पर उसने लाल ऊनी कैप पहनी हुई थी। ठंडी हवा ने जहां उसके गोरे गाल और नाक को लाल कर दिया था, वहीं सूरज की मध्यम किरणें उसकी गोरी त्वचा की रौनक बढ़ा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रकृति की सुंदरता को अपने मन में समेटने लगी। कुछ पल के लिए ही सही वो अपनी तकलीफों को भुला देना चाहती थी। वातावरण में फैली शांति ने उसकी आंखें नम कर दी। दो मोती पानी बनकर उसकी आंखों से उतर आए। अंदर का खालीपन शायद इस जगह से नहीं भरने वाला था। जिंदगी में जोश से छिन गया, और जो कुछ भी अब वो पीछे छोड़ आई थी वो बनने वाला नहीं था। अनामिका को पीछे से एक आवाज आई। अनामिका ने आंखें खोली और पीछे पलटी। पीछे उसकी उम्र से 2 या 4 साल ज्यादा बड़ी एक लड़की खड़ी थी। उसका पहनावा और उसका रंग रूप बता रहा था कि वो लंबे समय से विदेश में रह रही है। नमीसा, अनामिका ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और तुरंत ही आगे बढ़ गए, एक दूसरे को गले लगा लिया। ये कैसे, नमीसा ने अनामिका से अलग होते हुए पूछा। थोड़ी सी लंबी कहानी, मैं फुर्सत से बताऊं। अनामिका के चेहरे पर बेबसी और उदासी थी, लेकिन आगे काफी कुछ बोल रही थी। वो आंखों में आया दर्द छिपा नहीं पाई थी शायद। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नमीसा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पर, अनामिका ने कहा। तो नमीसा ने जवाब दिया। अरे बेफिक्र हो जाओ, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या, अनामिका ने जल्दी से पूछा। मेरा ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया है, तो मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। तुमने जितना किया उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अनामिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। ठीक है, तो तुम्हारा सामान कहाँ है, नमीसा ने पूछा। वो पास के ही एक होटल में है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं भी साथ चलती हूँ, नमीसा ने कहा, और वे दोनों कैब से होटल की तरफ निकल गई। कुछ आधे घंटे बाद अनामिका अपने सामान के साथ नमीसा के साथ खड़ी थी। रास्ते में उन लोगों ने खूब बातें की। कुछ 20 मिनट बाद वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़े एक नमीसा और अनिमा बाहर खड़ी थी। नमीसा और अनिमिका दोनों ही लिफ्ट से ऊपर गई और एक घर का दरवाजा खोलते हुए नमीसा ने कहा। देखो अनिमिका, इस घर का ओनर फिलहाल यहाँ नहीं है, इसलिए वे तुम्हें रेंट पर फौरन मिल गया, लेकिन वो कब वापस आए कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके अपने लिए कोई दूसरा घर देख लेना। मैं इस मामले में तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती और हाँ, कल सुबह रेडी रहना, मैं तुम्हें काम दिलवा कर ही यहाँ से जाऊंगी। थैंक यू नमीसा, अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा। नमीसा ने उसे बाय कहा और फिर वो चली गई। अनामिका भी घर के अंदर आ गई। नमीसा अनामिका की कॉलेज फ्रेंड और उसकी सीनियर थी। वो आगे की पढ़ाई करके न्यूजीलैंड चली गई थी और उसके बाद न्यूजीलैंड में उसे अच्छी जॉब मिल गई थी।
सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। अनामिका को होटल में कल रात अचानक नमिसा का ध्यान आता। वो वैसे तो नमिसा को सब कुछ बताने वाली थी, अपनी प्रेगनेंसी भी, लेकिन जब उसने सुना कि नमिसा का ट्रांसफ़र हो गया तो उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। कल नमिसा उसे कैफ़े में जॉब दिलाने के लिए ले जाने वाली थी और ये घर भी उसके अपने किसी सीनियर का है। मुश्किलें तो उसे बहुत दिख रही थी अनामिका को, लेकिन उसकी 2 प्रॉब्लम फ़िलहाल के लिए सॉल्व हो गई थी। उसने उसे अभी केवल एक ही बात की फ़िक्र खाई जा रही थी कि वे अकेले इस बच्चे को जन्म कैसे देगी। अनामिका के लिए वे हादसा उसे ज़िंदगी भर के लिए ऐसा दर्द दे गया था जो वे चाहकर भी नहीं भूल सकेगी। लेकिन वे बच्चा जो उसे अंदर पल रहा था, उसे उससे वे नफ़रत भी नहीं कर पा रही थी। अबॉर्शन के ख़्याल ने उसे बहुत तकलीफ़ दी थी, लेकिन वे सोचना उसकी मजबूरी थी और फिर डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। अनामिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, बेबी, मम्मा आपको कभी नफ़रत नहीं कर सकती। मम्मा आपको हमेशा प्यार करेगी। मेरे साथ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आप तो अपनी मम्मा का सहारा बनोगे, है ना? ऐसे ही सोचते-सोचते कब उसकी आँख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन नमिसा अनामिका को एक कैफ़े लेकर गई थी। वहाँ उसने कैफ़े ओनर से अनामिका को मिलवाया और जॉब देने की बात कही। कैफ़े ओनर मान गया। अनामिका ने जब भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, नमिसा उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चली गई थी। अनामिका अब जब उस कैफ़े में ही नौकरी करने लगी थी, वक्त धीरे-धीरे गुजर रहा था। 3 दिन से हफ्ते और हफ्ते से महीना ऐसे बीत गया जैसे कल की बात थी। आज अनिमा को उसकी सैलरी मिली थी। उसने अपने लिए कुछ चीज़ें सबसे पहले खरीदी थी। उसके बाद बचे पैसे उसने सँभाल कर रखने का सोचा, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पैसे काम आ सके। पैसों में खेलने वाली अनामिका आज गिनती के नोटों को भी सँभाल कर रख रही थी। सारा सामान लगाने के बाद अनामिका थोड़ी देर आराम करने सोफ़े पर बैठी थी। उसका फ़ोन बजा। उसने देखा फ़ोन नमिसा का ही। अनामिका ने बड़ी खुशी से फ़ोन उठाया। हेलो नमिसा, कैसी हो तुम? अनामिका ने फ़ोन पर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नमिसा ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। अनामिका ने कहा, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी बात कहने के लिए फ़ोन किया था। नमिसा ने कहा, ओ तो नमिका ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ कहो। अनिमा अनामिका ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ को। अनामिका के जवाब में उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। अनामिका, वो हाउस ओनर फिर से वापस आने वाला है, तुम्हें घर खाली करना होगा। इस महीने के एंड तक वो आ जाएगा। अनामिका के चेहरे पर परेशानी के भाव तैर गए थे। ठीक है, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। उसे अब काफ़ी टेंशन हो रही थी। उसे अब अपने लिए एक घर ढूंढना होगा। कैफ़े में काम करने वाले लोगों से अब उसकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, तो वे उनसे बदल लेने का सोच रही थी। देखते ही देखते कुछ और महीने बीत चुके थे। प्रेगनेंसी की वजह से अनामिका का पेट अब काफ़ी उभरने लगा था। कैफ़े में सबको पता चल गया था कि वे प्रेग्नेंट है। हालांकि अनामिका ने किसी को अभी तक कुछ नहीं बताया था और ना ही किसी से उससे कोई सवाल पूछा था। जब उसका 8वां महीना शुरू हुआ था तो उसे काम करने में काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। कैफ़े ओनर ने उसे डिलीवरी तक घर रहने का सुझाव देकर जॉब से निकाल दिया था। अनामिका की मुसीबत बढ़ गई थी। उसकी सेविंग धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसके साथ काम करने वाले उससे मिलने आते रहते थे। इसके अलावा अनामिका अभी भी काम की तलाश में थी। अनामिका को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। उसकी प्रेगनेंसी को देखते हुए कोई भी उसे जॉब पर नहीं रखना चाहता था। कभी-कभी उसे इस तरह घर छोड़ने का दुःख और पछतावा दोनों होता था। पर वो वापस अपनी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं जी सकती थी। गुजरात, इधर मीलों दूर इंडिया में अनामिका के जाने के बाद हड़कंप समझ गया था। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अनामिका ने ऐसा क्यों कहा। अनामिका के जाने के बाद अपराजिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर कोई था जो उसकी खुशी नहीं देख पा रहा था, और ये कोई नहीं निशांत था। अपराजिता पिछले कई दिनों से निशांत से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निशांत को उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए आज अपराजिता सुबह सुबह ही निशांत की विला आ गई थी और हॉल में खड़े होकर उससे बहस कर रही थी। निशांत, और तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपराजिता ने निशांत का हाथ पकड़ते हुए कहा, अपराजिता, तुम जानती हो ना, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो निशांत? चाहे जैसे भी सही, लेकिन उस रात जो भी हुआ हम दोनों के बीच हुआ था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ निशांत, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम अनामिका के किए की सजा मुझे नहीं दे सकते। वे तुम्हें धोखा देकर चली गई है। अपराजिता ने निशांत के हाथों को और टाइटली पकड़ लिया। उसने देखा आज पहली बार निशांत ने अनामिका का जिक्र करने पर उसे कोई जवाब नहीं दिया। यानी चोट दिल पर बहुत गहरी लगी थी। अपराजिता ने सही मौका देकर आगे कहा, वरना मैं सबको बता दूंगी। आखिर में अपराजिता ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर निशांत फौरन पलट गया। अगर तुमने किसी को भी इस बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। फिर मुझे छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो निशांत। अपराजिता ने ये कहकर निशांत का हाथ छोड़ दिया। निशांत ने एक बार उसे घूर कर देखा और फिर वहाँ से चला गया। मैं जानती हूँ तुम्हारी कमजोरी, इसलिए मेरे लिए तुम्हें रोकना इतना मुश्किल नहीं। बस एक बार मैं और तुम हमेशा एक के लिए हो जाए। अपराजिता भी वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। निशान ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि वे कितनी तकलीफ़ में है। अनामिका का इस तरह उससे दूर होना उसे कितना बेचैन कर रहा था, ये तो बस वही जानता था। उसे धोखा मिला था और वे जानना चाहता था कि अनामिका उसे इस तरह छोड़कर क्यों चली गई थी।
उसने अपनी पावर और पैसे दोनों इस्तेमाल किया लेकिन ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। उसे अपने लोगों से बस ये पता चला था कि अनामिका न्यूजीलैंड में है, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे या तो इस पृथ्वी पर है ही नहीं या खुद किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। और ये सच भी था, अनामिका ने इंडिया और यहाँ के लोगों से अपना रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। वह सोशल मीडिया से भी गायब हो गई थी और बहुत ही आम सी जिंदगी जी रही थी भोपाल। दूसरी तरफ भोपाल में हर्षद एक मीटिंग में बैठा रुद्र को बहुत देर से घूर रहा था। रुद्र अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। मीटिंग के बाद हर्षद ने रुद्र से कहा, सर न्यूजीलैंड वाले क्लाइंट मान नहीं रहे हैं, वो अभी और डिस्कशन चाहते हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो तुम और मीनाक्षी जाकर हैंडल कर लो। रुद्र ने मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए कहा। हर्षद उसके पीछे ही चला आ रहा था। सर इसके लिए आप ही को जाना होगा, बोर्ड मेंबर्स का भी यही डिसीजन है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप जाए और शायद इसके लिए आपको न्यूजीलैंड के बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। बोर्ड मेंबर्स का नाम सुनते ही रुद्र के कदम रुक गए। उसने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा और एक हाथ से अपना चेहरा सहलाने लगा। हर्षद समझ गया कि रुद्र को गुस्सा आ रहा है और वो उसको काबू करने की कोशिश भी कर रहा है। रुद्र को अपने काम में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, पर कुछ मामलों में उसे बर्दाश्त भी करना पड़ता था। ठीक है, तुम फ्लाइट बुक करो, कहकर रुद्र वहां से चला गया। हर्षद भी रुद्र के जाने के बाद चला गया। न्यूजीलैंड देखते ही देखते 8वां महीना खत्म हो गया था। अनामिका बालकनी में कुर्सी पर बैठी कॉफी पी रही थी। मौसम सुबह से काफी अच्छा था। यहाँ धूप अक्सर कम ही निकलती है और बर्फ भी कभी भी पड़ने लगती है। फोन पर जॉब सर्च करते करते अनामिका कॉफी का एक सिप ले रही थी कि अचानक वे उछल सी पड़ी। उसने कप टेबल पर रखा और जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखा। उसके बेबी ने उसे किक किया तो उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर गई। आज उसके बेबी ने पहली बार उसे किक किया था। पिछले हफ्ते ही डॉक्टर ने कहा था कि अब तक तो बेबी का किक करना शुरू हो जाना चाहिए था, पर उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था और इसी बात का डर भी सताने लगा था। अनामिका खुश थी कि देर से ही सही उसके बेबी ने किक करना स्टार्ट कर दिया। अनामिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेबी आपको मम्मा ने किक किया। आपने मम्मा को क्या? मम्मा आपके बाहर आने का इंतजार करिए, अब बस कुछ ही दिन और है आप मम्मा की दुनिया में आ जाओगे और अपनी मम्मा की दुनिया बन जाओगे। अनामिका के चेहरे पर प्रेगनेंसी की वजह से कलर की चमक रहती थी और वे खुश भी रहने लगी थी। इतनी परेशानियों के बीच भी अगर वे खुश थी तो उसकी वजह उसका बच्चा था जिसका इंतजार तो अब अनामिका भी बेसब्री से कर रही थी। इन महीनों में अनामिका का ऐसा कोई दिन नहीं गया था जब उसने अपना घर और अपने डैड को याद नहीं किया हो। उसे सबसे ज्यादा बस निशांत की ही याद आई थी। जब भी वे उसे याद करती उसे हमेशा वे दिन याद आ जाता जब उसने निशांत को अपराजिता के साथ देखा था। फिर कुछ देर तक उदास रहती। उसे लगने लगा था कि कि वह अपनी निशांत से नफरत करने लगी है। इन महीनों में कई बार उसे उस शख्स का ख्याल भी आया जिसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अनामिका ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद भी उसे उससे बस घृणा ही होती थी। अपने बच्चे से बात करते वक्त आज तक वे एक बार भी उसने डेढ़ शब्द का जिक्र कभी नहीं किया था। वे जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में चाहे जो भी हुआ, पर डेढ़ शब्द हर किसी की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। उसका बेबी जब इस दुनिया में आएगा तब उसे भी इस शब्द से न जाने कितनी बार सुनना होगा और बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना होगा, लेकिन वह इस डेढ़ शब्द से बस एक शब्द ही बनाए रहने देगी। वो अपने बच्चे के मॉम डैड दोनों बनेगी। वो आज सुबह ही हॉस्पिटल गई थी क्योंकि उसे बहुत कमजोरी और दर्द महसूस हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, पर अनामिका ने दोपहर में फिर से आने की बात कही। वे अपना सामान लाना चाहती थी ताकि उसे यहाँ किसी चीज़ की कमी ना पड़े। अनामिका घर आ गई और कुछ जरूरी कपड़े और सामान पैक करने के लिए वो अपने हॉस्पिटल में काम आने वाले थे। कुछ ही देर में अपने घर से निकल गई थी। उसने कुछ कदम की दूरी पार की थी कि उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वे दर्द से छटपटाते हुए अपने पेट पकड़े रोड पर ही चिल्लाने लगी। उसने दूर से आती काली शीशे की गाड़ी देखी और मदद के लिए हाथ हिलाया, पर जब तक वे गाड़ी उसके नजदीक पहुंची अनामिका बेहोश हो चुकी थी। सर हम लेट हो जाएंगे, आप चाहे तो मैं इनके लिए एम्बुलेंस बुला सकता हूँ। वे लोग ड्राइवर ने पीछे बैठे शख्स से कहा, तब तक बहुत देर हो जाएगी, इन्हें इस वक्त हो डॉक्टर की जरूरत है, अब जल्दी करो, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। वो शख्स गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, ये रुद्र था जो न्यूजीलैंड अपने उसी प्रोजेक्ट के लिए आया था। ये उसका इस देश में तीसरा चक्कर था। वो पहले भी 2 बार आकर यहाँ से जा चुका था। ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। रुद्र ने अनामिका को जल्दी से गोद में उठाया और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसका दिमाग अचानक जैसे कहीं अटक गया। उस लड़की को छूते उसे एक जानी पहचानी फीलिंग महसूस हो रही थी। कार में रुद्र ने अनामिका का सिर अपनी गोद में ही रखा हुआ था। वो बहुत देर तक उसका चेहरा देखता रहा, लेकिन उसे जरा भी याद नहीं आई। रुद्र ने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाने के लिए जैसे ही अपनी उंगलियों से उसके गाल को टच किया, उसे फिर से ऐसा लगा जैसे वो इस पर्स को जानता हो। रुद्र ने खुद को समझाया कि ये बस उसका भ्रम है। वो उसे ना आज पहली बार मिला है। हॉस्पिटल पहुंचते अनामिका को वार्ड में ले जाया गया, लेकिन रुद्र बाहर ही खड़ा था। वो जा नहीं पा रहा था, ये जानते हुए भी कि उसका इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है। वो फीलिंग जो अनामिका को छूते हुए जाग गई थी, उसने जैसे उसके कदमों में बेड़ियां डाल दी थी। सर अब हमें चलना चाहिए, रुद्र के ड्राइवर ने रुद्र से कहा।
रुद्र ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वह तो बस उस लड़की की मदद करना चाहता था। उसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था और सही वक्त पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ भी चुका था। फिर वो अब यहाँ से जा क्यों नहीं रहा था। रुद्र ने अपने हाथों से अपने चेहरे के सामने रख कर देखा। आखिर क्यों, वह मुझे जानी पहचानी से लग रही है। मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा। रुद्र ने मन ही मन कहा, सर हमें देर हो रही है। ड्राइवर की आवाज़ ने रुद्र का ध्यान हटा और उसने ड्राइवर की तरफ मुड़कर देखा। रुद्र के फोन पर भी अब फ़ोन आने लगे थे। उसने एक बार वार्ड की तरफ देखा और उठकर चलने लगा कि तभी बच्चे की रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसके कदम रुक गए। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सर मैं समझ सकता हूँ आप अच्छे इंसान हैं और आपको दूसरों की परवाह है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। खुद की इतनी जल्दी में होने के बाद भी जिस तरह आपने एक अनजान लड़की की मदद की, ये उसी का ही नतीजा है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मदद करके आपको खुशी मिली। ड्राइवर की बात सुनकर रुद्र के सारे ख्यालों पर जैसे विराम लग गया। उसने मन ही मन कहा, क्या सच में मुझे बस खुशी मदद करके खुशी मिली है। ये स्माइल सच में सिर्फ इसलिए है। अभी जो मैं कुछ सोच रहा था वे सब बेवजह था। हाँ, सब बेवजह ही होगा। आखिर वो एक अनजान लड़की है। उन ख्यालों का भी कोई मतलब नहीं है। मैं बस मदद करके खुश हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रुद्र ने ड्राइवर की तरफ देखा और उसे चलने का इशारा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।